हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो आज का हमारा टेस्ट है 88 नंबर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इससे पहले 87 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखे देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से कवर कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ के। तो वोल्टेज की गणना के लिए सुपरपोजिशन जो प्रमेय होती है वो लागू नहीं होता है। और बी में आता है, शक्ति की गणना के लिए सुपरपोजिशन जो प्रमेय होती है वो लागू नहीं होता है। और सी में ऑप्शन दे रखा है, द्विपक्षीय तत्वों के लिए सुपरपोजिशन प्रमेय लागू नहीं होता है। और डी में होता है, निष्क्रिय तत्वों के लिए सुपरपोजिशन प्रमेय लागू नहीं होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, फिर मैं आपको समझाता हूँ, आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। मतलब शक्ति की गणना के लिए सुपरपोजिशन जो प्रमेय होती है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुपरपोजिशन जो प्रमेय होता है वो लाइनर नेटवर्क के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? लाइनर नेटवर्क के लिए। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। इस प्रमेय का प्रयोग सीधे शक्ति गणना में नहीं हो सकता, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है। ऐसे परिपथ जिसमें केवल डिपेंडेंट सोर्स लगे हो तो उनमें सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब जो सुपरपोजिशन प्रमेय होता है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, नेटवर्क में कई शाखाओं के संयोजन द्वारा बनाए गए बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? द क्लोज्ड पथ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड एज टर्मिनल्स, सर्किट, लूप या जंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब लूप। नेटवर्क में कई शाखाओं के संयोजन के द्वारा बनाए गए बंद मार्ग को लूप कहा जाता है। और किसी नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक शाखाओं के मिलन बिंदु को, मतलब जहाँ पे संयोजन होता है, उनको जंक्शन या नोड कहते हैं। जंक्शन या नोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, एक बिजली आपूर्ति के स्रोत से एक अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ने का प्रभाव निम्नलिखित को बढ़ाने के लिए होता है। तो बार का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, या वोल्टेज ऑफ द सोर्स मतलब स्रोत का जो वोल्टता होता है उसको, या स्रोत से ली गई जो विद्युत धारा होती है उसका, या बार के आर पार यानी दोनों सिरों के बीच जो पीडी विभवांतर होता है उसको, यानी पीडी अक्रॉस द लोड। बताइए कौन सा आंसर होगा। एक बिजली आपूर्ति के स्रोत से एक अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ने का प्रभाव निम्नलिखित को बढ़ाने के लिए होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये आपको याद रखना है, करंट टेकन फ्रॉम द सोर्स मतलब स्रोत से ली गई जो विद्युत धारा होती है, यानी एक बिजली आपूर्ति के स्रोत से एक अतिरिक्त जो समांतर लोड जोड़ने का प्रभाव होता है वो स्रोत से ली गई विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए चार्ज ऑफ 360 कैपेसिटेंस देर का इसका इज ट्रांसफर्ड इन 2 मिनट्स द करंट फ्लोइंग इज। मतलब धारा का मान आपको ज्ञात करना है। 360 सी के आवेश का 2 मिनट में अंतरण किया जाता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या होगा? फटाफट बताइए। 180 एम्पियर, 60 एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। कैपेसिटेंस कितना है ये देखिए सबसे पहले, यानी धारिता या आवेश कितना देर का है, वो देर का है 360। ये क्या हो गया? सी, मतलब क्यू बोलते हैं जिसको हम। और टी कितना दे रखा है? समय 2 मिनट दे रखी है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। समझिए आगे होगा आपसी को। और इसका सूत्र क्या होता है? आई बराबर में क्यू बटा में टी। तो 360 में 120 का भाग देंगे, मतलब क्या आंसर आया? 3 एम्पियर, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
इन ए कंडक्टर करंट डेंसिटी इज द, एक चालक में धारा घनत्व क्या दर्शाता है? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक चालक में जो धारा का घनत्व होता है वो क्या दर्शाता है दोस्तों? प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को, या प्रति एकल इकाई के जो आयतन में प्रवाहित होने वाली धारा होता है उसको, या प्रति एकल द्रव्यमान में जो बहने वाली धारा होती है उसको, या प्रति एकल इकाई की जो लंबाई में बहने वाली धारा होती है उसको। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक चालक में धारा घनत्व क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब ध्यान से समझ लीजिए, मतलब जे बराबर में क्या होता है? आई बटा में ए, मतलब एरिया, और करंट फ्लोइंग, समझ में आ गया होगा आप सभी को। यानी जे का मतलब क्या होता है? करंट की डेंसिटी, करंट की डेंसिटी हो गई, और आई से करंट को करते हैं ये तो पता ही है, जो कि धारा एम्पियर में होती है, और ए से हो गया एरिया, क्षेत्रफल। जाहिर सी बात है, समझ में आ जाएगा आपको, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। अब बात आती है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेंट्स, एक विद्युत परिपथ में क्या शामिल होता है? केवल सक्रिय तत्व या केवल निष्क्रिय तत्व, या सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के तत्व होते हैं, इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, ये यूपीपीसीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, मतलब सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के तत्व होते हैं शामिल इसमें। यानी इलेक्ट्रिक परिपथ में कई प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, बैटरी आदि। एक पूर्ण परिपथ में सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व मिलते हैं। मतलब सक्रिय तत्व ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये आपको याद रखना है। सक्रिय तत्व कौन से होते हैं? जो कि केवल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे बैटरियाँ होगी, जनरेटर हो गए, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो गए आदि, ये क्या होते हैं? सक्रिय तत्व। और निष्क्रिय तत्व कौन से होते हैं? जो कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। मतलब प्रेरक हो गया, और संधारित्र हो गया, और रेजिस्टेंस हो गया, यानी जिसको रेजिस्टर बोलते हैं। ये क्या होते हैं? निष्क्रिय तत्व, क्योंकि वे परिपथ से ऊर्जा को हमेशा लेते हैं। समझे आगे होगा आप को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। एक परिपथ में प्रवाहित धारा में बदलाव का विरोध करने वाला जो परिपथ घटक होता है वो कौन सा होता है? प्रतिरोधक, प्रेरकता, धारिता, या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए। एक परिपथ में प्रवाहित धारा में बदलाव का जो प्रतिरोध या बदलाव का जो विरोध करने वाला परिपथ घटक होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब प्रेरकता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक इकाई है? वाट होती है, या जूल प्रति सेकंड, या एम्पियर, या न्यूटन? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक इकाई है? फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब एम्पियर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये सभी को पता है, जो कि एक मूल राशि होती है, और मूल राशि का मात्रक हमेशा मूल मात्रक ही होता है। यानी एम्पियर एक फंडामेंटल मात्रक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए स्रोतों के आर पार जो टर्मिनल्स होते हैं वो मुक्त परिपथ होते हैं, या लघु परिपथ, मतलब शॉर्ट सर्किट होते हैं, या किसी प्रतिरोध के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, या धारित्र द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं? फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए पूछा गया इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किटेड होते हैं, मतलब आगे से वो परिपथ खुले होते हैं। यानी एक धारा स्रोत की अवहेलना, जिसको नेग्लेक्ट बोला जाता है, तो वो करने के अंदर स्रोत के आर पार जो टर्मिनल्स होते हैं, जिसको ओपन सर्किट बोलते हैं, या ओपन सर्किट होता है। यानी आइडियल जो करंट सोर्स होता है उसमें इंटरनल, यानी आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल प्रतिरोध होता है, या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो अनंत होता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वो आंतरिक प्रतिरोध मतलब शून्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक वोल्टता स्रोत की जो अवहेलना या नेग्लेक्ट करने पर स्रोतों के जो आर पार टर्मिनल्स होते हैं वो हमेशा शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब बात आती है आंतरिक प्रतिरोधकों के प्रतिस्थापन के लिए आदर्श विद्युत धारा के स्रोत को किससे प्रतिस्थापित किया जाता है? वोल्टेज स्रोत से, संधारित्र से, खुले परिपथ मतलब ओपन सर्किट से, या शॉर्ट सर्किट से? बताइए कौन सा आंसर होगा।
आंतरिक प्रतिरोधकों के प्रतिस्थापन के लिए यहाँ पे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब ओपन सर्किट से। समझे आगे होगा आप सी को, मतलब आदर्श स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमेशा अनंत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। और धारा स्रोत को हटाने के लिए उसके आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा जो प्रतिस्थापित करने पर धारा स्रोत होता है वो हमेशा ओपन सर्किट किया जाता है, ओपन सर्किट किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। उसके अलावा आदर्श वोल्टेज स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टेज स्रोत की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, वो हमेशा शून्य होता है। जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा बैक करके देख लेना, आ जाएगा। और इसको हटाते समय हमेशा शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है, ये भी याद रखना है। ये धारा के लिए आ गया, ये वोल्टेज के लिए आ गया। समझिए आगे होगा आप को। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी? काफ़ी समय के बाद हमने स्टार्ट की है। 100%, 75%, 50% या इससे भी कम डेली आपको क्लासेस मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव पे। तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी का हमारी क्लास के साथ जुड़ना जारी रहे। तो धन्यवाद एक बार फिर से। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, और डेली क्लासेस मिलेगी आपको। शेयर जरूर करना। आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जिसने भी अभी तक अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो सभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।